नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक एंड न्यू टॉपिक इज़ द केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख ही लिया था डिटेल में, और दैट वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। अगेन नाउ वी विल स्टार्टिंग आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या है, और इसको शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। तो देखिए chemical bonding means what? A bonding between atoms। देखिएगा ये अपने atoms हैं, they are, let's say these are atoms, this is isolated atoms बोल सकते हैं। और इनमें अगर हम कोई भी दो एटम यूज करें, इनमें अगर कोई भी दो एटम देखें, मान लो इस एटम की बात करें या इस एटम की बात करें, दो एटम देखें तो इनके बीच का डिस्टेंस लेट से आर को बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जो कि अभी करेंटली इनफाइनाइट। आइसोलेटेड स्टेट में दो एटम, ये कोई भी दो एटम ले लेंगे, डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। नाउ दीज आइसोलेटेड एटम्स आर अनस्टेबल। ये सब ये क्या होते हैं, सब अनस्टेबल। और इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये सारे एटम जो है धीरे धीरे क्लोज आते हैं, और क्लोज आने के बाद these atoms tends what get close। और क्लोज आने के बाद जो है, जब एटम क्लोज आ जाते हैं तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स बन गया। दिस ग्रुप ऑफ एटम्स, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल यूनिट। तो आइसोलेटेड और जो एटम यहां मान लो ये दो थे, मान लो वो सिचुएशन यहां पे ये आ गई, और ये डिस्टेंस है R0, इसको बोलते हैं एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और ये सिस्टम रिलेटिवली क्या होता है, स्टेबल। ये सिस्टम रिलेटिवली क्या है, स्टेबल है। और स्टेबल इसलिए है क्योंकि अब एटम्स के बीच में आ गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इस पूरी जर्नी में आर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो क्या है अपने पास, बोलो, लेस देन इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू R0। R0 एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो आइसोलेटेड एटम्स अनस्टेबल होते हैं, वो मिलके केमिकल यूनिट बना देते हैं। केमिकल यूनिट बनाने के लिए क्लोज आना जरूरी है, क्लोज आने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जरूरी है। तो इस तरह से केमिकल यूनिट ये रिलेटिवली क्या हो गई, मोर स्टेबल। नो अनस्टेबल से हम कहाँ जा रहे हैं, स्टेबल। यानी कभी आपसे कोई पूछे कि वाई वी हैव अ टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो टॉपिक पढ़ने का सिर्फ यही मतलब है कि वो कौन फोर्सेज हैं जो इस केमिकल यूनिट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। मान लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, E1 है। यहाँ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, E2 है। तो हमें कोई कहने में दिक्कत नहीं कि E2 विल बी लेस देन व्हाट, E1। यानी हाई पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अनस्टेबल से लो पोटेंशियल एनर्जी, या इसको बाय रेफरेंस हम लोग जीरो मान लेते हैं। बाय रेफरेंस यानी आइसोलेटेड स्टेट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, जीरो। तो अब E2 विल बी लेस देन E1, इसका मतलब E2 शुड बी व्हाट, नेगेटिव। लेस देन जीरो इज व्हाट, नेगेटिव। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केमिकल यूनिट इज नेगेटिव। तो आप जीरो से नेगेटिव वैल्यू जा रहे हैं, और अनस्टेबल से स्टेबल जा रहे हैं, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी Q। प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। भाई सिस्टम पहले क्या था, आप हायर एनर्जी से कहाँ जा रहे हैं, लोअर एनर्जी। जैसे 10 जूल से 2 जूल जाना हो, हाउ विल यू गो इट। तो 10 जूल से 2 जूल जाने के लिए 8 जूल हैज़ टू बी थ्रोन आउट। सो प्रोसेसेस। अब यहाँ पे जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं केमिकल
फोर्सेस, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, केमिकल फोर्सेस। जिसका मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस कैसा हुआ, सो डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस इज नेगेटिव, मीन्स प्रोसेस अपना कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ। और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इन मेकिंग केमिकल यूनिट, दैट इज ग्रुप ऑफ एटम्स, उतना ही क्या हो जाएगा, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल, बोलो, यूनिट जो होगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अट्रैक्शन फोर्सेस है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा, मॉड डेल्टा एच केमिकल फोर्स ज़्यादा होगा। यानी ग्रेटर द एनर्जी रिलीज, मोर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज व्हाट, मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल यूनिट, लेसर इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, और कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केमिकल यूनिट। तो ये है, इन्हीं फोर्सेस को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग, इन दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल फोर्सेस, जो एटम्स में ऑपरेट करें। तो वाई वी हैव अ टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वाई वी हैव अ मॉलिक्यूल्स, वाई वी हैव आयंस, ऑल दीज थिंग्स। सो ये सारे फिनोमेना दे आर गाइडेड बाई स्टेबिलिटी। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज व्हाट, अनस्टेबल। तो दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई वी हैव अ टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब हम चाहते हैं वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो किसी केमिकल यूनिट में एटम्स को होल्ड करते हैं, और उन्हीं फोर्सेस की स्टडी को ही हम इंक्लूड करते हैं इन द टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये बेसिक बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे केमिकल फोर्सेस आ गए हैं सिस्टम में, तो अब इसी के बिहाफ पे हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। देखो, मॉड डेल्टा एच केमिकल फोर्स, ये वैल्यू कितनी आई है वो देखिएगा। इसके बिहाफ पे जो है, अगर ये वैल्यू जो है, देखिएगा, तीन तरीके से है। अगर 8 to 42 किलो जूल पर मोल आई है, देन दिस इज द एनर्जी फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आता है और नेगेटिव चार्ज आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रेयरली क्लोरीन, वो सब आपको पता है। तो 8 to 42 इज व्हाट, रेंज फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ वो केमिकल फोर्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कब आएगी, 42 किलो जूल पे, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग हो, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड तभी बोलेंगे व्हेन डेल्टा एच इज मोर देन 42 किलो जूल पर मोल। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, इट इज अ केमिकल फोर्स स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब एनर्जी रिलीज, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उससे भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। नाउ अगर ये वैल्यू जो है लेस देन हो जाए 8 किलो जूल पर मोल, तब इसको बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्स। वेंडर वॉल फोर्स। तो तीन क्लासिफिकेशन हो गए बेसिकली, वन इज एच बॉन्ड, और इनका बेसिस कौन है, एच बॉन्ड। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, इट इज द केमिकल फोर्स स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज वेंडर वॉल फोर्स, इट इज द केमिकल फोर्स वीकर देन वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी किसी प्रोसेस में डेल्टा एच आप निकाल करके ये प्रूव कर सकते हैं कि हम उसको किस कैटेगरी में डालें। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑफ व्हाट केमिकल फोर्स, दैट इज केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वेंडर वॉल फोर्सेस। इन्हीं तीनों की डिटेल पढ़ने का मतलब है वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो देखें इसे, अब इसी केमिकल बॉन्ड को जो है हम लोग फर्दर और क्लासीफाई कर देते हैं। केमिकल बॉन्ड को क्लासीफाई कर देते हैं, तीन बेसिक क्लासिफिकेशन है। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड जिसमें वो आयनिक बॉन्ड होगी
दे आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। फिर यहां पे आएगी कोवैलेंट बॉन्ड और कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। एंड फाइनली वी हैव metallic bond. Finally we have metallic bond. Metallic bond is the bond between metal. तो देखो ध्यान से कि अगर, अब इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस तरह के एटम कंबाइन करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरली मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। तो जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस तरह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। इस तरह की बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड। इस तरह की बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड, सिंपल क्लासिफिकेशन व्हाट वी कैन राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों मिलकर क्या करेंगे, कोई गेन लॉस करने को तैयार नहीं, दैट इज वी हैव शेयरिंग। अब शेयरिंग 1 भी हो सकती है, शेयरिंग 2 भी हो सकती है, शेयरिंग 3 भी हो सकती है, तो इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। और most important is metallic bond. Metallic bond is present in metals and alloys. Metals and alloys. तो metals and alloys में present होती है कौन सी bond? Metallic bond। इसको ऐसे दिखाते हैं, metals are electropositive and electropositive। ये मेटल सेम हो सकते हैं कब? जब प्योर मेटल होगा। alloys अगर लेंगे तो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड में कि एक मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा, और लॉस करने के बाद ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ये मेटल अपने ऊपर कुछ पॉजिटिव लाएगा, लेट्स से X+, इसको बोलते हैं कर्नेल, और ये ऐसे ही रहेगा। और X इलेक्ट्रॉन जो कि कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, they are moving, they are what? moving in electrons को। अब इसके ऊपर आए नहीं है, ये क्रिस्टल में लॉस हो गए हैं, इनको they are randomly moving electrons, और इन्हीं को बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को बोल देते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है और दीज आर अट्रैक्टेड बाय मेटल, इसको बोलते हैं कर्नेल, और इसमें ये भी दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो द टेंडेंसी फॉर अट्रैक्शन ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। This force is electrostatic। तो देखिए इसे, दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स यहां डेवलप हो जाता है कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। और इस मॉडल को हम लोग कभी कभी बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल, तो ये है बेसिक। फाइनली वी हैव इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल। तो देखिए एक एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे क्या है ये सब। एक एग्जांपल जैसे ले लें ताकि आपको क्लियर हो जाए एक मेटेलिक बॉन्ड। बाकी इन सब की डिटेल आपको पता ही है। कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर क्लासीफाई कर लेंगे, पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट, फिर क्लासीफाई कर लेंगे सिंगल, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब कर लेंगे। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखें जरा सा मेटेलिक बॉन्ड के थोड़ी सी डिटेल। मेटेलिक बॉन्ड,
तो जैसे हमने मान लो आयरन मेटल लिया, तो आयरन मेटल लेंगे अगर, तो ये मान लो आयरन का कोई टुकड़ा है, इसके अंदर आयरन के एटम्स हैं, ये है आयरन के एटम्स। तो देखिएगा, नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो बी केयरफुल, दिस इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। या आप इसी को ऐसे कन्फ्यूज दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8, ये 14 और ये 2। व्हाट वी कैन राइट आयरन 2 8 14 2, इस तरह से लिख सकते हैं आयरन का कन्फिगरेशन 2 8 14 एंड 2। अब ये आयरन के वैलेंस शेल 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आयरन लॉस कर, दिस इज योर कर्नल। कर्नल इज फाउंड बाय लॉस ऑफ, दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। आयरन +3 स्टेट भी शो कर सकता है, लेकिन वो कुछ और है, कर्नल नहीं है। तो आयरन का कर्नल क्या हो गया? अगर क्रोमियम होता, अभी अगर यहाँ पे क्रोमियम लेते तो क्या लिखते 3d5 4s1, तो क्रोमियम का कर्नल Cr+ होता। Mn का कर्नल लेते, अगर Mn लेते तो 3d5 4s2, तो Mn का कर्नल क्या होता है Mn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। चलो हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन के केस में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो कुछ कुछ आयरन कहीं ना कहीं, सब नहीं, दे विल लॉस इलेक्ट्रॉन, और इनके इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या जनरेट होंगे सिस्टम में, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रेंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आयरन है, यानी आयरन के अंदर Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, सब नहीं, लेट्स से A मोल थे, ये 0 0 थे, कुछ इलेक्ट्रॉन आयनाइज कर गए X and 2x, एंड X इज एक्सपेरिमेंटल, हमें नहीं मालूम कितना आयनाइज के, लेकिन किए, यानी सिस्टम के अंदर आयरन भी है और +2 भी है, और ये आयरन इनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और एक बात हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड जो है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन हैज क्रिएटेड सी और पूल, and these iron atom and iron kernel, these are attracting these mobile free electrons. So strength of metallic bond is proportional to Z effective of metal और kernel का Z effective उस पर डिपेंड करता है, और जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, या हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होता है, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड कंपेयर करनी है, तो आप डायरेक्टली कंपेयर करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे अगर आपको आयरन और क्रोमियम कंपेयर करना है, तो आयरन इज 3d6 4s2, क्रोमियम इज 3d5 4s1, so it has 6 unpaired electron, it has 4 unpaired electron in system, that is in 3d6। 3d6 में बनाएंगे, 4s2 तो वैसे ही पेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6, so we have 4 unpaired, so strength of मेटेलिक बॉन्ड किसकी ज़्यादा हुई, क्रोमियम की, क्रोमियम की मेटेलिक बॉन्ड, इसलिए क्रोमियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसीलिए हम इसको ग्राफिकली कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन, और ये एटॉमिक नंबर अगर प्लॉट करें, तो जैसे जैसे अनपेयर्ड, इट इज़ द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ये इंक्रीज करता है देन डिक्रीजेज, इट रीचेज फॉर मैक्सिमम क्रोमियम बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये डिक्रीज कर रहा है, ये आएगा जिंक पे, जिंक के सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इस तरह सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हुआ तो कुछ ऐसे, यहाँ पे मॉलिब्डेनम का नंबर आएगा। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हुई तो और ऊपर करते करते
टॉप पे टंगस्टन का नंबर आएगा, यहाँ जिंक आएगा, यहाँ कैडमियम एंड मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी की क्या है, वीक मेटेलिक बॉन्ड है ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी को हम लोग मेटलर्जी में डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो बॉइलिंग पॉइंट, और इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन ज़्यादा है। सो दिस एक्सप्लेन्स आवर मेटेलिक बॉन्ड। और इस मेटेलिक बॉन्ड से एक और बात क्लियर हुई कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। तो ये बेसिक था, 3 टाइप के बेसिक बॉन्ड। ठीक है, इट्स ओके। सो हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग तक देख चुके थे, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं और मेटेलिक बॉन्ड क्या होती है, उसके नाउ हम लोग उसके आगे से अब कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी हैव थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। वी हैव थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिएगा कि ये सारी थ्योरी हैं जो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई हैं। इसमें से पहली थ्योरी आती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ETV, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। दूसरी थ्योरी इसके रिगार्डिंग जो आती है दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्शन थ्योरी, और वी कॉल्ड एज VSEPR। ये थ्योरी आ जाती है। इस थ्योरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज VBT आ गई। VBT में भी कुछ कमियां रह गई तो आ जाती है MOT, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, ये 4 थ्योरीज हैं जो प्रपोज की गई हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द केमिकल यूनिट। तो पहली थ्योरी अपनी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी 2 पार्ट में है, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी बेस्ड थी ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल पे। इसके अकॉर्डिंग जब कोई भी एटम्स केमिकल यूनिट बनाना चाहता है तो कोशिश करता है कि उसको ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल जाए लाइक इनर्ट गैसेस, या ड्यूप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल जाए लाइक अगेन वन ऑफ द इनर्ट गैसेस दैट इज हीलियम। लेकिन आगे बहुत सारे एटम्स आए जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट्स को नहीं माना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। और ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी एक स्पेशल फिनोमेना पे बेस्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ इंटरनल एक्साइटेशन, जो आगे एक्सप्लेन करेंगे, या इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड वैलेंशियल फिनोमेना, इस पर बेस्ड है। तो ये क्या फिनोमेना अभी आगे डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक बने थ्योरी ऑफ वैलेंसी मीन्स व्हाट इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम को निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड हो। और खासकर केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स।
क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं जनरली। तो ये कॉन्सेप्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। फिर इसके बाद वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दिस थ्योरी अगर नाम लिखना चाहें तो लिख ही लेते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कोसेल एंड लुइस, ये साइंटिस्ट हैं, एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय Nylom and Gillespie and some other scientists. This theory was especially given by one of the ever-time great scientists, that is Linus Pauling, and this theory was proposed by Robert Mulligan. तो ध्यान रख सकें अगर करें, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जिसमें सबसे एक्साइटिंग लाइनस पॉलिंग, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर, एक रेयर साइंटिस्ट हैं जो 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर है, एंड दैट फॉर बोथ एंड फॉर ओनली वीबीटी, 1 वीबीटी फॉर कोवेलेंट केमिकल यूनिट एंड 1 वीबीटी इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो दोनों केस में बॉन्डिंग वाज द टॉपिक। बहरहाल तो ये हमारा टॉपिक है, इट इज थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ये पहले हम लोग बात कर लेते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बेस्ड है बेसिकली, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी जनरली बेस्ड है फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। ये है बेसिक, तो देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल। अपने को इनकी डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखें इसमें एक बार हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ये और ये लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो हम आपको आपके बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में अपन डिटेल पढ़ते हैं। सो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, जो मॉडर्न वैलेंसी है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बताते हैं। हम ऑक्टेट ड्यूप्लेट की बेसिक बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये जो थ्योरी है कई बात पे बेस्ड है, और इसकी लिमिटेशन है कि ये थ्योरी हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देती है। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट में ये क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी, यहां वैलेंसी का मतलब हमारा कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं। कोवैलेंसी इज नथिंग बट शेयरिंग, कोवैलेंसी की बेसिक बात कर रहे हैं। तो कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इन ए सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कोवैलेंसी बराबर होगी किसके, किसी भी सिस्टम में कोवैलेंसी इज इक्वल टू, दिस मींस कोवैलेंसी इज इक्वल टू, जनरली इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी एटम। नो ऑक्टेट नो ड्यूप्लेट। बेसिक गाइडलाइन किसी एटम की जो होती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल यूनिट, कि उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, यही कोवैलेंसी है। जितने अनपेयर्ड होंगे। अब दूसरा ये बता रहा है कि एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, इंटरनल एक्साइटेशन, या इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड वैलेंस शेल फिनोमेना। इंटरनल एक्साइटेशन ये क्या कह रहा है कि ठीक है, वैलेंसी इज नंबर ऑफ व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट्स ओके। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या कहता है, या तो नेचुरली प्रेजेंट होंगे या क्रिएट होते हैं, एक फिनोमेना कॉल है इंटरनल एक्साइटेशन। और ये सब कुछ होता है जनरली कहाँ पे, वैलेंस शेल में। तो इसमें इंटरनल एक्साइटेशन में क्या है कि वैलेंस शेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसी वैलेंस शेल के
वैकेंट ऑर्बिटल में प्रमोट हो सकते हैं। यानी देयर इज नो चेंज इन शेल, देयर इज नो चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंस देयर इज नो चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी कॉल्ड एज इंटरनल एक्साइटेशन। क्योंकि आप लोग एक एक्साइटेशन पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे था, n 5 पे चला गया। नाउ हियर देयर इज ए चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बट इंटरनल एक्साइटेशन एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होना है, यानी विद इन द शेल। और वो भी शेल कौन सा है? वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखें वैलेंस शेल का, और वहां पे देखें कि कोई वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। और अगर उन वैकेंट ऑर्बिटल में हैं तो हो सकता है कि एक्साइटेशन से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर क्रिएट किए जा सकें, और इस फिनोमेना से वी कैन जनरेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वैलेंसी। वी कैन जनरेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वैलेंसी। और इस इंटरनल एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी होती है वो सिस्टम से ही मिलती है ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। देखो जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन का वैलेंस शेल का कन्फिगुरेशन 2s2 2p2। तो ये कार्बन है आपका, ये है इसका वैलेंस शेल। नाउ ये वैलेंस शेल है अपने को, दिस इज वैलेंस शेल। अब आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है बिना वैलेंस शेल चेंज किए। नाउ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो व्हाट वी कैन राइट, ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इज 2 बिकॉज 2 अनपेयर्ड। यानी कार्बन की कोशिश क्या रहेगी? अपने इन्हीं दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए। फिर नो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। तो यही इंटरनल एक्साइटेशन है कि आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकते हैं बाय प्रमोटिंग देम इन दी वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। तो दिस इज एक्सपेंडेड वैलेंस शेल फिनोमेना, या इसी को बोलते हैं इंटरनल एक्साइटेशन, एक्सपेंडेड वैलेंस शेल फिनोमेना, जिसमें क्या हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर प्रमोट कर देंगे हम, वी आर गोइंग टू गेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट वी राइट दैट ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इज व्हाट 2 एंड एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी इज 4। यानी कार्बन, इसलिए और कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंट, यानी कार्बन को हमेशा एक्साइटेशन के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो होपफुली आपको ये फिनोमेना समझ में आया। ये फिनोमेना इंपॉर्टेंट है जैसे ज़ेनॉन के लिए। ज़ेनॉन का वैलेंस शेल का कन्फिगुरेशन लिखा तो मालूम पड़ा 5s2 5p6 आ गया। ये है वैलेंस शेल और ये है इसके इलेक्ट्रॉन्स, और इसका 5d खाली पड़ा है, और भी खाली पड़े, 5f भी खाली है, लेकिन 5d भी खाली। दिस इज वैलेंस शेल। तो अब हम लोग बोलेंगे कि अब तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? पेयर्ड हैं, इसलिए ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इज क्रॉस, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ज़ेनॉन जैसे एलिमेंट या एटम्स कई सालों तक इनर्ट रहे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही पेयर्ड हैं। और ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और है मालूम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाट इज, किसी भी केमिकल सिस्टम में क्या कोशिश होती है एटम्स की कि अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नेबर के साथ बॉन्ड बना के क्या कर लें? पेयर कर लें। और अनपेयर्ड कहाँ से आएंगे? बाय दिस फिनोमेना। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगी सिस्टम क्या होता है? उतना ज़्यादा स्टेबल। मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल यूनिट। क्योंकि आप उस केमिकल यूनिट को डिस्टेबलाइज करना चाहोगे तो उतनी सारी बॉन्ड भी तो तोड़नी पड़ेंगी। इसलिए उसकी इच्छा है कि हम भले ही थोड़ा सा इंटरनली एक्साइट करने में एनर्जी लग जाए, लेकिन ज़्यादा बॉन्ड बना लेंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो 5s2 5p6 और 5d वैकेंट। नो अब बारी बारी से इलेक्ट्रॉन हम देखो प्रमोट करें कि अगर 5d में हम प्रमोट करें इलेक्ट्रॉन तो व्हाट इज दी अदर पॉसिबिलिटी। तो देखें इसे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने पास है, ये है सिचुएशन। नो इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ लिया है तो कितने अनपेयर्ड हो गए? 2 अनपेयर्ड। सो व्हाट वी राइट, एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। इसको भी हमने एक्साइट कर दिया तो कितने आ जाएंगे? 4। इसको भी एक्साइट कर दिया तो 6, और इस लास्ट वाले को भी एक्साइट अगर हमने कर दिया तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? तो दिस इज द परमिसिबल कोवैलेंसी ऑफ ज़ेनॉन। 2, 4, 6 एंड 8। ज़ेनॉन या तो 2 शेयरिंग करे, 4 शेयरिंग करे, 6 शेयरिंग करे या 8 शेयरिंग करे। 2 को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाएगा विच कंपाउंड ऑफ xenon इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। दिस इज इंटरनल एक्साइटेशन। Paired electrons present in the orbital of valence shell are made unpaired by exciting them in the vacant orbital of valence shell. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, वैलेंस शेल का ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। लाइक हीलियम अगर ले लें तो हीलियम क्या हो जाएगा 1s2, तो इसमें तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, वैलेंस शेल यही है, 2s2p नहीं ले सकते। So there is a extreme difficulty in excitation of electron in helium because there is no other vacant. Even in helium neon 2s2 2p6, now again there is no orbital in vacant shell, but argon onwards थोड़ी सी आसानी हो जाएगी because 3s2 3p6 now it has got 3d। थोड़ी बहुत अगर कंपाउंड बनाने की पॉसिबिलिटी है इनर्ट गैसेस की, और हमें मालूम है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए भी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सिस्टम पहले से स्टेबल है। इसलिए होते 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 ये xenon तक आके जाके फिनोमेना फिजिबल हो पाता है। बट स्टार्टिंग आर्गन से हो सकती है, हो सकता है फ्यूचर में कंपाउंड्स आर्गन है, बट इनसे कंपाउंड बनने की उम्मीद बहुत कम है, और कभी बन भी गए तो फिर एक नई फिनोमेना से ही बनेंगे, इस कहानी से नहीं बनेंगे। वो क्या होगा, वो फ्यूचर का रिसर्च, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। तो इंटरनल एक्साइटेशन वर्ड क्लियर हो गया। और यहां से हम लोग एक बात सभी के लिए बोल सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा। यहां से हम लोग एक और देख सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल और देखें, बेरिलियम। लेट्स से वी हैव बेरिलियम 2s2 ओनली, दिस इज वैलेंस शेल, नाउ इट हैज गॉट वैकेंट 2p, 2p इज वैकेंट। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ बेरिलियम ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज क्रॉस। नाउ व्हेन वी एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन इन द वैकेंट ऑर्बिटल वी आर गोइंग टू गेट ये दो अनपेयर्ड हैं, सो यू कैन से एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी इज 2। This is reason why beryllium forms compound like BH2. So the modern electronic theory of valency, octet duplet is not the restricted guideline. The main guideline is unpaired electron getting paired. यही इसका third point है, that unpaired electron is getting what, paired. Unpaired electron या तो naturally present होंगे या हम create कर सकते हैं by the phenomena of internal excitation. तो यही ये phenomena है internal excitation। और basic बात क्या है, unpaired electron gets, बोलो, paired by overlapping with neighboring atom, neighboring atom gets। तो ये आ गया अपने पास फिनोमेना, ठीक है। तो अब इसी में ध्यान दीजिएगा, एक हम कॉलम लिख देते हैं कि अपने पास परमिसिबल कोवैलेंसीज क्या हैं। कभी कोई कंपाउंड बनाएं तो ये बात ध्यान रखें, लाइक वी हैव अ बेरिलियम हियर, और पी ब्लॉक की बात करें क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, जनरली पी ब्लॉक। बेरिलियम इज डायगोनली सिमिलर विद एल्यूमिनियम, इसलिए कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है। तो देखें, एक बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फैमिली, एंड फाइनली वी हैव इनर्ट गैस लाइक हीलियम। तो नाउ हमें इसकी वैलेंसी अपने पास कितनी आई, ग्राउंड स्टेट क्रॉस, एंड फाइनली वी हैव 2 बेरिलियम। नाउ बोरॉन फैमिली में ग्राउंड स्टेट 1 एंड 3, कार्बन आपने देखा 2 एंड 4। नाइट्रोजन में आप करेंगे तो एक ही वैलेंसी आएगी, 3 एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी इज क्रॉस, नो इंटरनल एक्साइटेशन इज पॉसिबल इन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन केस में 2 एंड क्रॉस, फ्लोरीन में 1 एंड क्रॉस, और हीलियम में तो वैसे भी नहीं। लेकिन हमें एक बात और मालूम होनी चाहिए कि नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, बट यहाँ पे इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाएगा। पॉसिबल हो जाएगा तो परमिसिबल वैलेंसीज 3 एंड 5। यहाँ सल्फर ऑनवर्ड्स पॉसिबल होगा, यहाँ पे परमिसिबल वैलेंसी बन जाएगी 2, 4 एंड 6। और यहाँ पे लाइक इनर्ट गैस वी हैव 2, 4, 6 एंड 8, दीज आर दी
स्पेक्ट्रम ऑफ कोवेलेंसीज। यहीं से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि इस तरह से देखिएगा, लाइक वी कैन हैव अ क्वेश्चन लाइक, कभी कभी ऐसे पूछेंगे NCl3 exist, PCl3 exist, PCl5 exist, but NCl5 does not exist. NCl5 does not exist. Why? Because NCl5 में nitrogen cannot extend its covalency. It cannot be pentacovalent. कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे। इसी तरह क्लोरीन ग्रुप में देखें, अगर फ्लोरीन तो नहीं करता लेकिन क्लोरीन करता है, वैलेंसी 1, 3, 5 and 7. These are the number of unpaired electrons. This is the permissible valency. कभी कभी पूछेंगे ClF3 exist but ClF2 does not exist, ClF4 does not exist but ClF5 exist. तो ये exist करेंगे और ये दोनों exist नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या देंगे कि 2 and 4 cannot be permissible covalency। ठीक है। और ऐसे कभी कभी सवाल पूछेंगे SF2 exist, SF4 exist, but SF5 does not exist, SF6 exist, SF3 does not exist। तो ये सब exist does not exist का एक क्वेश्चन जो बनता है वो इसी वैलेंसी से ही बन जाता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना कि जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ये, तो ये परमिसिबल कोवैलेंसीज हो। इसी तरह ज़ेनॉन में पूछ लेंगे XCF2 exist but XCF3 does not exist, XCF4 again exists, XCF5 does not exist, XCF6 exist। तो exist does not exist, ये ध्यान रखिएगा। और इसी में एक बात अपने को और ध्यान रखनी है कि internal excitation is only shown by central atom, neighboring atom does not show this phenomena। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनल एक्साइटेशन में ही और परमिसिबल कोवैलेंसी जिसको बोल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इंटरनल एक्साइटेशन एक्सपेंडेड, जिसकी बेसिक थीम अनपेयर्ड गेटिंग पेयर्ड है। और जो इंपॉर्टेंट दूसरी बात है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है लाइक ABXQ, तो ये इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, ये है नेबरिंग एटम। तो इंटरनल एक्साइटेशन जो है, इंटरनल एक्साइटेशन या इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड वैलेंस शेल फिनोमेना, ये सेंट्रल एटम के लिए। दिस इज नॉट फॉर नेबरिंग एटम। नेबरिंग एटम डज नॉट शोज इंटरनल एक्साइटेशन। सो नेबरिंग एटम नहीं शो करेंगे तो इंटरनल एक्साइटेशन क्या हो जाएगा? नेबरिंग एटम कैन नॉट यूज इट्स एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन विद सेंट्रल एटम। यानी ये सेंट्रल एटम का फिनोमेना है। नेबरिंग एटम ऑलवेज यूजेज इट्स, बोलो। तो इंटरनल एक्साइटेशन किसका फिनोमेना है? सेंट्रल एटम में होगा लेकिन नेबरिंग एटम में नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कभी किसी को डाउट आए तो आप हम ही से पूछ लीजिएगा। तो ये बेसिक है इंटरनल एक्साइटेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखें, तो परमिसिबल इंटरनल एक्साइटेशन अपन एक्सप्लेन कर दिया, अनपेयर्ड गेटिंग पेयर्ड हो गया, और ये हो गई अपने लिए क्या? परमिसिबल कोवैलेंसीज। परमिसिबल कोवैलेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट इसका ये है, थर्ड पॉइंट इसका ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है लाइक ABXQ, वेयर A को हम लोग सेंट्रल एटम बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं? नेबरिंग एटम, Q इज सम चार्ज। और हम कोशिश ये करें कि सभी नेबरिंग एटम को किससे जोड़ें? सेंट्रल एटम से, और तब तक जोड़ते रहें जब तक उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी खत्म ना हो जाए। ये ध्यान रखना है। यानी देयर विल बी ऑलवेज बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एंड नेबर। नेबर नेबर की बॉन्ड रेयरेस्ट है। तो यू शुड अटैच, ये पॉइंट ये कहता है कि ऑल नेबरिंग एटम, ऑल neighboring atom should be attached with central atom unless
until its maximum covalency exhaust। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेबर नेबर में आप बॉन्ड नहीं बनाएं। और इन सब रूल के पीछे एक बेसिक बात क्या होगी, स्टेबिलिटी, यानी इसके पीछे ऑपरेट क्या हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप एक स्टेबल स्टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखें इसे, जैसे हमें ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक देखिएगा, पहले तो एक देखिएगा PCl3 बनाना है। क्या बनाना है बोलो, PCl3। तो कैसे बनाएंगे, सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, 3 Cl लगाए। नाउ Cl इज नॉन नेबरिंग एटम, तो नेबरिंग एटम ऑलवेज यूजेज इट्स ग्राउंड स्टेट कोवैलेंस। व्हाट इज वैलेंसी ऑफ फास्फोरस हियर, 3 इज पॉसिबल, इट्स ओके। लेकिन आप ये नहीं ड्रॉ कर सकते इसको PCl यू कैनॉट ड्रॉ लाइक दिस, क्योंकि अब नेबर एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। So this is wrong structure. So internal excitation phenomena is only limited to central atom, not for neighboring atom. इस पॉइंट पे किसी कभी कोई डाउट आए तो मुझसे पर्सनली पूछ ले, अभी अपन यहाँ पे इस पे इतना एलोबरेट बात नहीं कर सकते, तो आप अभी ध्यान रखिएगा। तो इंटरनल एक्साइटेशन इज द फिनोमेना ऑफ सेंट्रल एटम, सो दिस इज राइट स्ट्रक्चर। और दूसरी बात हमने आपसे क्या बोली है कि हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल एटम, ऑल नेबरिंग एटम शुड बी अटैच्ड टू व्हाट, सेंट्रल एटम, अनलेस अंटिल इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी एग्जॉस्ट। उसके बाद हम चाहें अगर कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है तभी बनाएं। वन सच एग्जांपल देखिएगा, XeOF4 बनाना है हमें, ये ऐसे लिख लें, XeO2F2 बनाना है। तो XeO2F2 ऐसे बना सकते हैं अपन। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, सेंट्रल एटम कौन है, ज़ेनॉन। सेंट्रल एटम जनरली क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वैलेंसी। ये पहचानने का तरीका है सेंट्रल एटम, वो भी कब, जब सभी 111 हो जाए। तो सेंट्रल एटम जनरली कौन होगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वैलेंसी। तो देखो जरा, इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सभी नेबरिंग एटम को, नेबर एटम लिख लिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो सभी नेबरिंग एटम को सेंट्रल एटम से अटैच करें। तो कैसे अटैच करें, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी, 1 and 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, इस तरह से अटैच करें। व्हाट इज वैलेंसी ऑफ ज़ेनॉन हियर, 6 इज ओके। लेकिन आप ये तो सही है, लेकिन आप ये नहीं बना सकते कि XeOF, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाए। आप नेबर नेबर के बीच में बॉन्ड नहीं ना। और बेसिक रीजन क्या है इसका, देंगे स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि ज़ेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये -1, ये -2, ये -1, ये कितना आ जाएगा बोलो, -2। तो अट्रैक्शन फोर्स कितना स्ट्रांग हो गया, यहाँ तो स्टेट ही कम आई, इसने खींचा तो क्या आ गया +2, और ये इससे खींचा तो +1। तो ये सिस्टम रिलेटिवली क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसमें तो 2 मल्टीपल बॉन्ड आ गई। तो इसीलिए रूल दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, डन। तो कभी इस तरह का स्ट्रक्चर कभी बनाना पड़े तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, जैसे SO4 बनाना है 2-, अगर कभी नेगेटिव यूनिट्स आ जाए तो क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव चार्ज आते ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वैलेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए हैं। अब जैसे देखो O- कैसा हो जाएगा, फ्लोरीन जैसा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, लेकिन O- होने से क्या हो गया, 9। इसलिए दोनों की वैलेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं तो वैलेंसी सेम हो जाती है। O2- कर देंगे तो नियॉन हो जाएगा। तो देखो इसमें सल्फर लिखा, इसके चारों ओर ऑक्सीजन लिखे, एक पे नेगेटिव दिया, तो ये कैसा हो गया, फ्लोरीन जैसा। एक प्योर नेगेटिव दिया, ये भी फ्लोरीन जैसा, और ये डबल बॉन्ड। इस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चर। व्हाट सल्फर इक्विवेलेंसी कितनी आ गई, 6। आप ये नहीं कर सकते। हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ देना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन इस एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आप चार्ज इतना ना दे दो कि उसके सब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएं।
किसके, नेबर के। अगर सब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तो बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो ये बात ट्रू है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सबके पता है कि इस ग्रुप के क्या क्या हैं, उससे आप वैलेंसी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इतना भी चार्ज नहीं दें कि वो बॉन्ड ही ना बनाए। लाइक वी कैन नॉट ड्रॉ लाइक हियर एस, ऐसे नहीं बना सकते। SO2 माइनस कर देंगे, O2 माइनस कर देंगे तो इट इज लाइक नियॉन। या ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड और 2 नेगेटिव आ गए, ये भी पेयर्ड, अब बॉन्ड कैसे बनाएगा, और एक इंटरनल एक्साइटेशन शो नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करें कि नेगेटिव मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव मोल इलेक्ट्रॉन। हमें बनाना है PF4+। जाहिर सी बात है ये प्लस किसके ऊपर आएगा, फॉस्फोरस के ऊपर आएगा। तो इस तरह से हम बना लेंगे। फॉस्फोरस प्लस आते ही कैसा हो जाएगा, लाइक सिलिकॉन। सिलिकॉन कार्बन ग्रुप का है, कार्बन ग्रुप की वैलेंसी 2 ही है, 2 and 4। तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1। नाउ P+ इज लाइक सिलिकॉन। लेकिन हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, प्रोटॉन थोड़ी ना चेंज हुए, प्रोटॉन तो सेम ही रहे। और किसी भी एलिमेंट का नाम, एटम का नाम किससे रखते हैं, प्रोटॉन से, ना कि इलेक्ट्रॉन से। तो आ गई बात समझ में। तो ये तो क्लियर है कि हम पॉजिटिव, अगर आयनिक यूनिट आ जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव दें, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव को दें। लेकिन इस प्रोसेस में ये ध्यान रखें कि चार्ज ऐसा ना दे दें कि नेबरिंग एटम या सेंट्रल एटम की बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दिस इज द रूल फॉर ड्राइंग द व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट केमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा। और हमारा जो 4th रूल है वो देखिएगा कि अभी आपने सारी कहानी किसके लिए की, वी हैव 1 सेंट्रल एटम। अब ये नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमारे पास कुछ तरह का सिस्टम आ जाए लाइक A2BX3, नाउ वी हैव 2 सेंट्रल एटम। तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाइएगा। अगर X हो जाए इवन तो यू ड्रॉ स्ट्रक्चर लाइक ANA एंड डिस्ट्रीब्यूट X/2B, X/2B। जनरली इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अलॉन्ग विद सम एक्सेप्शंस आर देयर। केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, बट जनरली वी ड्रॉ स्ट्रक्चर इन दिस फॉर्मेट। बट इफ X इज ऑड, वी ड्रॉ स्ट्रक्चर लाइक एक B को इसके बीच में डालेंगे, बाकी हम लोग कितने B आ गए अपने पास, X-1/2B, X-1/2B यूनिट्स बनाएंगे। कुछ इस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और अगर इस तरह का आ गया, लेट्स से AMBX, इस तरह से कुछ हो गया Q, where M is greater than equal to 3 and X is greater than M, इस तरह का, यानी 3 सेंट्रल एटम, यहां 1 सेंट्रल एटम, दिस इज अ केस ऑफ 1 सेंट्रल एटम, 2 सेंट्रल एटम, देन फाइनली वी हैव 3 और मोर देन 3। तो ऐसे केसेस में जनरली सिस्टम इज साइक्लिक। जनरली, और ऐसे केसेस में हम कैसे बॉन्ड बनाएंगे, A B A, इस तरह का एक साइक्लिक सिस्टम जनरेट करेंगे, बाकी जो भी अटैचमेंट करनी है। तो ये है अपनी गाइडलाइंस, जिसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देते हैं। देखिए, जैसे हमें बनाना है S2F10, S2F10। तो S2F10 कैसे बनाएंगे, सल्फर सल्फर, और इवन है तो 5 फ्लोरीन इधर, तो 5 फ्लोरीन इधर, और ये है बॉन्ड्स ऐसे। अब इसमें कभी कभी इस तरह सवाल बहुत अच्छा सा बनेगा कि सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है, कितनी शेयर कर रहा है सल्फर, 6, यहाँ भी 6, बट सल्फर सल्फर हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग, आपको हल्का फुल्का आइडिया है। यहाँ सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 sp3d2, सेम एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज नो शिफ्ट। व्हाई वी डोंट हैव अ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें मालूम इलेक्ट्रोनिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, एस करेक्टर। एस करेक्टर दोनों में क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम होने से सेम। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि कोवैलेंसी तो 6 and 6 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर +5 and +5 है, क्योंकि शिफ्ट तो यहीं से आएगा।
बीच में कोई शिफ्ट नहीं जिससे ऑक्सीडेशन नंबर जनरेट हो। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस तरह से आ गया वन मोर एग्जांपल, जैसे हम इसका देना चाहें तो और ऐसे भी दे सकते हैं, लाइक N2O4। तो N2O4 कैसे बनाएंगे? इट इज अ केस ऑफ इवन NN बॉन्ड बना दिया, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड कर दिया। इसको डबल बॉन्ड नहीं कर सकते, क्यों नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। तो कभी कभी इस कैसे केसेस में जो लोन पेयर यहाँ जो बच जाता है, इट इज गोन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर किसी एटम पे कोई लोन पेयर बच गया है, शेयर होने के बाद सब कुछ जितने अनपेयर्ड थे पेयर हो गए, उसके बाद भी अगर बच रहा है लोन पेयर तो किसी को डोनेट कर सकते हैं, एंड सच बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं इन केस जिस एटम को बॉन्ड बनानी है उसके पास लोन पेयर हो। और अगर आपको कभी अच्छा ना लगे तो आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, इसी चीज को आप रिप्लेस कर सकते हैं D+ एंड A- से भी। तो आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके पास लोन पेयर होना चाहिए तब बनाएंगे, और इसके पास वैकेंट और वाइटल होना चाहिए, नहीं तो रखेगा कहाँ है डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को। तो कभी कभी हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको दे ही देते हैं, यहीं पर बात कर रहे हैं NO3- आयन, नाइट्रेट आयन। तो हमें मालूम है 3 नाइट्रोजन लिखे, 1 पे नेगेटिव, इसकी वैलेंस ये हम नहीं कर सकते बिकॉज वी कैनॉट हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन। हाँ, PO3- होता तो कर लेते, अगर ये PO3- होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम ऐसे कर लेते P डबल बॉन्ड O, क्योंकि फॉस्फोरस कैन हैव दिस, बट नाइट्रोजन में हो नहीं सकता, इसलिए O- डबल बॉन्ड O, लेकिन अभी लोन पेयर है, ये हम इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, दिस इज राइट। या हमें ये कभी ना पसंद आए तो हम एक काम ही कर सकते हैं, N डबल बॉन्ड O, नॉन नाइट्रोजन प्लस कर दें, प्लस करते ही नाइट्रोजन विल बिकम लाइक, नाइट्रोजन इज जस्ट लाइक व्हाट, कार्बन। कार्बन होते ही व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट O- एंड प्लस इज लाइक कार्बन, नाउ वी हैव वैलेंसी। तो आप इस तरह से प्लस माइनस से क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन को रिप्लेस कर सकते हैं जब जहां भी आपको जरूरत पड़े। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी वैलेंसी शॉर्टेज पड़े, आपको लगे कि हम कुछ ऐसा कर लें तो हो जाएगा, और चाहे तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज कर लें। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं आ गया? अब इसी में देखो ये केस देखे, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव N2O5। N2O5 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो N2O5 के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अपन? अब हो गया क्या, ऑड, तो NON, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल नहीं लगा सकते हम, एक डबल तो लगा सकते हैं, बाकी या तो कोऑर्डिनेट करें, और कोऑर्डिनेट ना अच्छा लगे तो व्हाट वी कैन गो फॉर, NON डबल बॉन्ड O- प्लस O-, इस तरह से भी बना सकते हैं। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। लास्ट केस हमारा साइक्लिक का है। साइक्लिक केसेस में क्या हो जाएगा कि अगर 3 या 3 से सेंट्रल एटम ज़्यादा हो गए तो कंपाउंड बड़े मॉलिक्यूल को संभाल नहीं पाता, कोशिश करता है कि उसको साइक्लिक कर दे ताकि सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो। और साइक्लिक सिस्टम में खासकर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हमें बनाना है S3O9। तो S3O9 अपन कैसे बनाएंगे? नाउ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ व्हाट, साइक्लाइजेशन। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। नेबरिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन। S3O9 सल्फर लिख लिया, 3 सल्फर लिख लिए, बीच में ऑक्सीजन डाले लाइक दिस, बचे कितने? 6 ऑक्सीजन, सबको बांट दिए, चार्ज कुछ है नहीं, कुछ देना लेना नहीं है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ S3O9। लेकिन इस थ्योरी की यही लिमिटेशन है कि इसमें बॉन्ड एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया देती है कि हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग एटम, इट डज नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री। और यही लिमिटेशन है, यानी इससे आपको फाइनली क्या मिलेगा? लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम। किस एटम के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, कितने बॉन्ड नहीं बना रहे हैं,
ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। दीज आर, अब इस थ्योरी की हेल्प से आप जो है कई सारे सिस्टम के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और कभी कुछ गलत बन जाए तो वो उसको आइडेंटिफाई भी आप कर सकते हैं। तो ये है अपनी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी।